नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन DI का फर्स्ट पार्ट है। भाई आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टफ लेवल नहीं होगा, एक बेसिक लेवल होगा, क्योंकि थोड़ा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका टफ लेवल, थोड़ा सा टफ लेवल, और फिर उससे भी नेक्स्ट क्लास में जब थर्ड पार्ट होगा और ज़्यादा टफ लेवल की हम तरफ चलते जाएंगे। क्लियर है? तो भाई इस तरह से क्वेश्चन हमारे चलेंगे, तो बड़े ध्यान से इनको करना है, सॉल्व करना है, और सारे ही क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वो क्वेश्चंस भी हैं आप जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसी टेलीग्राम अकाउंट पर जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी लेक्चर्स की आपको PDF यहां पर ही मिल जाएंगे। तो आप यहां ज्वाइन जरूर कर लें, विपुल शर्मा स्टडी IQ इस टेलीग्राम अकाउंट पर जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, फटाफट शेयर करके आ जाइए भाई, जल्दी शेयर करके आ जाइए भाई। ठीक है ना, और सेशन को लाइक भी कर दीजिए, और फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आइए भाई फटाफट। ठीक है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उन सभी में आप शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग गोविंदा, सेबा, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए भाई, हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो कुछ होंगे बार ग्राफ, कुछ होंगे पाई चार्ट। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेसिक पार्ट एक तरीके से मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ज़्यादा टफ लेवल नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक मैं बस आपको एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, एनालाइज करना सिखा रहा हूँ। हाँ अभी उड़ीसा, ये हर जगह काम आएगा बेटा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह काम आती है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या SSC का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर जगह हर किसी एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो भाई हर तरीके से इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, टफ नहीं करेंगे। धीरे धीरे फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल टफ करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा टफ हम करते चले जाएंगे। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखो यहाँ पर दिया गया है ये ग्राफ, बार ग्राफ हमें दिया गया है। इधर क्या दिया है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र की इधर प्रोडक्शन दी है, और वो भी किस में है, इन 10,000 टन्स के उसमें, 10,000 टन्स के उसमें दिया गया है। क्लियर? और डिफरेंट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है वो हमें साथ में दिया गया है। ठीक है, जैसे 1995 में 25 है, 1996 में 40 है, इस तरह से हमें दिया गया है। भाई पहले ये बताओ भाई, आप लोगों को सही से दिख रहा है ना? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि भाई आपको पूरा ये ग्राफ जो है वो सही से दिख पा रहा है ना? मैं मानता हूँ आज मैंने कोशिश भी की है भाई, हमने कहा था तो भाई उन्होंने कोशिश भी की है कि इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा भी कि क्या आपको सही से क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तनुजा गुड मॉर्निंग। चलिए भाई देखिए, इसने क्या कहा कि द नंबर ऑफ ईयर the production of fertilizer was more than the average production of the given year is। भी उसने हमसे ये कहा है कि कितने ऐसे ईयर हैं जिनमें जो प्रोडक्शन हुई है, जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा हुई है। देखो लैंग्वेज जब तक आप क्वेश्चन की नहीं समझेंगे तो तब तक आपके लिए मुश्किल रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन को, बेसिक सा क्वेश्चन दिया है उसने, क्वेश्चन में बस इतना कहा है कि ऐसे कितने ईयर हैं जिनमें एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, कितने ईयर ऐसे हैं जिनमें एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, ये आपको बताना है। देखो भाई ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनका एवरेज निकाल लें, तो पहले तो हमें टारगेट यही करना होगा कि एवरेज क्या है, इनका एवरेज क्या है। यदि आप एवरेज देखें तो कितना एवरेज बनता है भाई, यहाँ से देखो 25 + 40 + 60 + 45 + 65
प्लस 50 प्लस 75 और प्लस 80, यही हुआ ना। और डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है इतनी बात? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब यहाँ से देखो इनका एवरेज कितना आ रहा है, इनका एवरेज देखो, इनका सम देखो कितना आता है भाई। ये 100 हो गया, 25 और 45 कितना हो गया भाई, 70 ये हो गया, तो 170 तो यहाँ तक हो गया भाई। ये कितना हुआ भाई, 170 हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आए ना? या फिर ऐसे ही कर लो भाई, शुरुआत वाले ऐड कर लेते हैं। 4 2 6, 4 2 6 और 6 12, 12 और 4 कितना भाई 16, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 5 कितना भाई 22 5 27, 27 और 7 कितना भाई 34, 34 और 8 कितना भाई 42, तो 420 तो एक हो गया, और 5 5 10 15 और 20 ये तो 440 हो गया बेटा। तो टोटल जो आता है इनका वो 440 आ गया। 440 डिवाइडेड बाई कितना 8, तो 8 पंजी 40, 8 पंजी 40, तो 55 एवरेज आ गया। एवरेज कितना आया अभी 55 आ गया। और जब एवरेज 55 है तो एवरेज 55 है, तो हमेशा जब 55 एवरेज है तो अब ये देखिए कि 55 से ज़्यादा कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से ईयर हैं जिनमें 55 से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। देखिए बेटा यहाँ पर है 60, तो एक तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, एक ये हुआ। यहाँ पर है 65, दूसरा ये हुआ। यहाँ पर कितना है भाई 75 और ये 80। तो इसका मीनिंग 4 ऐसे ईयर है, 4 ऐसे ईयर हैं, 4 साल ऐसे हैं जब एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये बात बताइए, ये बात मैं मान सकता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? आप सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्या कहना है जरा उसको समझिए भाई। नेक्स्ट क्या है उसको जरा समझिए। भाई 55 कैसे आया भाई? देखिए 55 सिंपल सी बात है भाई, ऐसे आया जो भी प्रोडक्शन हुई है, देखो किस साल में कितनी, 25 40 60 जितना भी है उनको मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाय कितने साल है भाई 8 है, डिवाइडेड बाय 8, तो ये एवरेज आ गया भैया, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए। कोशिश कीजिए अपने आप से सॉल्व करने की, खुद से सॉल्व कीजिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1996 एंड 1997 इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। अब उसने कहा कि 1996 और 1997 की जो प्रोडक्शन है, पहले तो देखिए 1996 की है 40 और 1997 की है 60, तो 40 प्लस 60 कितना आ जाता है? दोनों साल की मिलाकर हो जाता है हमारा 100। अब ये बताओ कौन से ऐसे 2 ईयर हैं, 2 साल और कौन से हैं जिनमें एग्जैक्ट 100 ही प्रोडक्शन हुई है, एग्जैक्ट 100 प्रोडक्शन हुई है। किन 2 नंबर का सम 100 आ रहा है? आप कहेंगे सर 25 का, 25 और 75, इन दोनों का सम भी तो 100 ही आता है। 25 और 75 का भी सम कितना आता है? 100 आता है। तो इसका मीनिंग ये कौन कौन से ईयर है? 1995 और 2001। तो 1995 एंड 2001 में भी टोटल इतनी ही प्रोडक्शन हुई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए क्या ये बातें समझ में आती हैं? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द परसेंटेज इंक्रीज। भाई कल की क्लास में फिर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो आज बेसिक तो जान ले पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2002 कंपेयर टू दैट इन 1995। तो उसने कहा 2002 में जो प्रोडक्शन हुई है वो कितने बेटा 80 है, और 1995 में कितने हैं 25। अब उसने कहा कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज की बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, यहां पर इंक्रीमेंट देखें तो 25 से कितना हो गया भाई, यहां पर है 25 और 25 से हो गई 80, कितना बढ़ा भाई? आप कहेंगे सर यहां बढ़ा 55 बढ़ा।
कितना बढ़ा भाई 55। लेकिन ये 55 बढ़ा किससे, 25 से इंक्रीज हुआ ना। 1995 में 25 था और 2002 में कितना है 80, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 55। लेकिन ये 55 किससे इंक्रीज हुआ, ये 25 से, और इनटू कितना भाई 100। यहां से यदि आप देखेंगे तो 4 बार, तो यहां से देखिए भाई 220, 220% इंक्रीमेंट हुआ। तो करेक्ट आंसर इज 220 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज 220% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है उसको देखिए। इसमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना पहले, क्योंकि इसमें कई बार आप लोग गलत कर देते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहना चाहता है। इसने कहा परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इट मींस प्रीवियस ईयर से, पिछला भी जो भी साल है उससे कंपेयर करके किस ईयर में जो प्रोडक्शन हुई है वो मैक्सिमम हुई है। अब मोस्टली बच्चे यहां थोड़ा गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना। देखो ध्यान से सुनो, पहला दिया है हमारा 1999। अब 1999 में देखो यहां पर कितना है 65, लेकिन उससे पहले कितना था 45। तो यहां पर यदि आप देखें तो 1999 में कितना है 65 और 1998 में कितना है 45। तो 45 से कितना भाई 65। क्लियर है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है। दूसरा भी बताऊंगा। दूसरा यदि हम देखेंगे, अब देखना बहुत बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। 1996 दिया है, 1996 में है 40 और इससे प्रीवियस ईयर में कितना था 25। तो 25 से कितना बेटा 40, 25 से 40। थर्ड वाला यदि मैं देखता हूं तो थर्ड वाले में कितना है 1997, 1997 में कितना है 60 और उससे प्रीवियस ईयर में कितना है 40, 4260, 4260। हाँ ये ना। और फिर इसी तरह से यदि आप देखें, नेक्स्ट देखें 2002 की यदि हम बात करते हैं तो 2002 में कितना है, वो है हमारा 80 और उससे प्रीवियस ईयर में कितना था 75। तो 75 से 80। हाँ या ना भाई, 75 से 80। अब देखो यहां पर हमें बताना है किस ईयर में इंक्रीमेंट इंक्रीज ज्यादा हुआ, ये हमें बताना है। अब देखो वो कैसे पहचानते हैं। देखो यहां पर 45 से कितना भाई 20, तो 65, तो 20 इंक्रीज हुआ। तो 20 जो है वो 45 का कितना पार्ट है ये हमें देखना होगा। इसी तरह यहां से देखें 25 से कितना 40, कितना इंक्रीज हुआ 15। तो 15 जो है 15 इंक्रीज हुआ किससे भी 25 से। ठीक है। इसी तरह यदि आप यहां देखें, यहां पर देखें 40 से 60, तो 20 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ कितना भाई 40। यहां पर 5 इंक्रीज हुआ किससे भी 75 से। अब हमें यही देखना है किसमें परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा हुआ है, यही तो हमें देखना होगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन परसेंटेज में ही हमें करना होगा। ठीक है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अब देखो वो कैसे पता चलेगा। अब देखो यहां से, अब जल्दी से कैसे कंपैरिजन करें। देखो यदि आप कहते हैं 45 है, यहां ऊपर कितना है 20 जो है 45 का हाफ कितना होता है, 45 का हाफ होता है 22.5 भाई, ये होता है ना 22.5 होता है। लेकिन यहां पर क्या है भाई 20 है, तो लेस देन 20%। ये क्या है भाई लेस देन 50%, 50% से कम इंक्रीज हुआ है, 50% से कम इंक्रीज हुआ है। बात समझ में आती है भाई। 45 है, 45 का हाफ कितना होता है 22.5 और ऊपर कितना है 20 है, तो इसका मीनिंग 50% से क्या है कम, 50% से कम। अब यहां देखो, यहां पर भाई 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 होता है, लेकिन इंक्रीज हुआ 15, तो इसका मीनिंग 50% से क्या है भाई ज्यादा, 50% से ज्यादा इंक्रीज हुआ। यहां एग्जैक्ट ही 50% हुआ भाई, 20-40 का हाफ होता है। और यहां से तो ये 50% से तो बहुत ही कम है, लेस देन क्या है 50%। तो अब आप एक बात देखो, बाकी सब में क्या है, या तो लेस देन 50% है या इक्वल टू है, लेकिन एक में ही क्या है मोर देन 50% है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1996 में जो हुआ है इंक्रीज वो सबसे ज्यादा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं बेटा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या दिखना है कि भाई परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन का आप यूज कर लिया करें। अब बताइए भाई ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा कैसे सॉल्व किया भाई, मैंने देखा यहां पर 45 से 65 हुआ, 20 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ कितना भाई 45 में
20 इंक्रीज हुआ। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ 15 इंक्रीज हुआ, किससे भी 25 से। यहाँ पर 20 इंक्रीज हुआ, किससे भी 40 से। यहाँ पर 5 इंक्रीज हुआ, किससे भी 75 से। अब आप देखिए तो ये वाला जो है वो लेस देन, क्योंकि 45 का आधा होता है 22.5, लेकिन इंक्रीज हुआ है 20, तो लेस देन 50% है। यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 15 है, किससे 15, किससे भी 15, किससे भाई 25 से। तो 25 का हाफ कितना होता है, 25 का हाफ होता है 12.5, लेकिन इंक्रीज हुआ है भाई 15, तो ग्रेटर देन 50%, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें तो 20 हुआ है इंक्रीज, 20 इंक्रीज हुआ है किससे भी 40 से, 40 से 20 इंक्रीज हुआ, इट मीन्स 50%। और यहाँ पर भी कितना भी 5 आउट ऑफ कितना 75, ये भी लेस देन 50% है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं भाई, देखो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके हमें बताना है किस ईयर में इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ है। प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करने पर किस ईयर में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखो 1996 की यदि हम बात करते हैं, उससे 1995 उसके लिए प्रीवियस ईयर हो गया, तो यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज है। तो इस वाले ईयर में 1996 में इससे जो पिछले वाला साल था उससे ज़्यादा, इट मीन्स इंक्रीमेंट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हाँ चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1997 टू 1998। अब आपको बताना है कि कितना परसेंट कम हुआ है, 1997 से 1998 में कितने परसेंट की कमी आई है। देखो यहाँ से 1997 में है 60 और 1998 में है कितना 45, तो इसका मीनिंग 60 से 45 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ आप कहेंगे सर 15 कम हुआ है। और 15 किससे कम हुआ है, 60 से, इंटू कितना भाई 100, तो यहाँ से 15 चौका 60, 4 से ये 25, तो 25% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो करेक्ट आंसर इज 25%, ऑप्शन नंबर 2। कोई बात नहीं भाई, दिखाइए डॉक्टर को सही से, हाँ दिखाइए बेटा, ठीक है ना। हाँ एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और आप दिखाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलिए अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसने अब दूसरा आगे भी नेक्स्ट आया, भी नेक्स्ट हमारे पास एक बार ग्राफ है। देखो ये इसने कहा द बार ग्राफ गिवन हेयर शो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय 6 स्टूडेंट। ये 6 स्टूडेंट है, A B C D E F, ये हमारे 6 स्टूडेंट हैं। भाई सारे ही कराऊंगा, पाई चार्ट भी कराऊंगा, सब कराऊंगा भाई, सारे ही कराऊंगा भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, हाँ सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसने क्या कहा कि भाई द बार ग्राफ गिवन हेयर शो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय द 6 स्टूडेंट। भाई 6 स्टूडेंट हैं, वो हैं हमारे A B C D E एंड F ड्यूरिंग ए फेयर। एक मेले में जो उन्होंने टिकट बेचे हैं वो दिया गया है। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के जवाब हमें देने हैं बेस्ड ऑन इट। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, उसने ये कहा टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय A B C इज। भाई इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा A B C ने टोटल कितने टिकट बेचे हैं, A B C। देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं ऐसे, इतने आसान भी। उसने कहा A B और C ने मिलकर टोटल कितने टिकट बेचे हैं, तो A प्लस B प्लस C इट मीन 16 प्लस 8 प्लस 20, तो 20 और 16 कितने हो गए भाई, 20 और 16 36, 36 और 8 कितना भाई 44, तो इसका मीनिंग 44 टिकट बेचे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इससे आसान क्या होगा भाई, इससे आसान क्या होगा आप लोगों के लिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं तो मैं नहीं मानता कि आप लोगों से ये गलत होने चाहिए। आप सभी इसको सही से करके आइएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत टफ आता है, ये आसान ही आता है।
ठीक है ना, थोड़ा सा बस आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए क्वेश्चन क्या है, किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट ये कहता है द लीस्ट नंबर ऑफ द टिकट वर सोल्ड बाई। उसने कहा कम से कम, सबसे कम किसने बेचे हैं, अभी सबसे कम टिकट किसने बेचे हैं, हमें ये बताना है। अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन फिर और क्या बताएं भाई। देखो यहाँ पर सबसे कम क्वेश्चन, सबसे कम टिकट जो है वो किसने बेचे हैं भाई, डी ने बेचे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी वो व्यक्ति है जिसने सबसे कम टिकट बेचे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। उसने हमसे ये कहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय डी, ई एंड एफ इज। डी, ई और एफ ने टोटल कितने बेचे अभी, डी, ई, एफ तीनों ने मिलकर कितने बेचे। फिर देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया अभी। डी ने भाई 7 बेचे हैं, ई ने 24 बेचे हैं और एफ ने कितना भी 14 बेचे हैं। इन सभी को यदि आप ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे 38 + 7 45, ठीक है ना। तो टोटल कितना भी 45, यही आ जाएगा ना 45। तो करेक्ट आंसर इज 45 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जैसे पिछले वाला थोड़ा आसान था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। देखिए भाई यहाँ पर दो दो चीज़ें दी गई हैं, ये अलग अलग कंपनी दी गई हैं, एम, एन, पी, क्यू और आर। ये अलग अलग डिफरेंट कंपनी है। अब इनमें हुआ क्या, इनमें ये हुआ है कि भाई आपको इनका एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों चीज़ दी गई है। जैसे कंपनी एम के बारे में यदि मैं बात करता हूँ, एक्सपेंडिचर ये वाला देखो जो ऐसे लाइनिंग जा रही है, ये वाली ये पहले वाला एक्सपेंडिचर है और दूसरे वाला इनकम है। ध्यान दो, फर्स्ट वन क्या है, पहले वाला एक्सपेंडिचर है, दूसरी वाला क्या है, इनकम है। ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, इनकम है। वो हर एक कंपनी की हमें दी गई है, ठीक है। और इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या है। देखिए इसने कहा, हाँ, इन 2001, ये 2001 का ही डाटा हमें दिया गया है। इन 2001 द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर इज इक्वल टू। उसने कहा कि यदि मैं पांचों कंपनियों को एक साथ लेता हूं, पांचों कंपनियों को एक साथ लेता हूं, तो पांचों कंपनियों द्वारा जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस जो भी हुआ है, उसकी परसेंटेज कितनी है ये आपको बताना है, उसकी परसेंटेज कितनी है। तो भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखो, प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। और सीपी वहां पर क्या हुआ करता है भाई, सीपी होता है हमारा खर्चा। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, खर्चा। तो यहां पर खर्चा है, तो इसका मीनिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या, एक्सपेंडिचर इनटू 100। यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, टोटल एक्सपेंडिचर यदि हम देखें तो कितना है, 45 + 40 + 45, 45 + 40 + 45 + 30 + 45, ऐसे ही कुछ है ना भाई। 45 + 40 + 45 + 30 + 45, यही है ना। अब ज़रा इन सब को ऐड करो, 45 कितना भाई, 90 और 40 130 160 और 205। टोटल खर्चा आ गया भाई हमारा 205। ये तो टोटल खर्चा है, ठीक है ना। अब रही बात इनकम की। ये जो इनकम है ना, एक तरीके से जैसे आप पढ़ते थे भाई सेलिंग प्राइस ना, बिल्कुल वही है। ये इनकम यहाँ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको ऐड कर दोगे, उसको मिलाकर वो क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है ना, पक्का। वो क्या कहलाएगी भी, इनकम कहलाएगी। बात को ध्यान समझना कि यदि एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट या लॉस को यदि आप देखें तो तब आप
यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहो तो भाई वैसे आपको इनकम निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? डायरेक्ट ही आप प्रॉफिट या लॉस लिखते जाओ। देखो पहली वाले कंपनी को क्या हुआ भाई? लॉस हुआ। देखो 45 से 35 तो लॉस हुआ माइनस का 10। दूसरे में क्या है? प्रॉफिट हुआ प्लस का 10। तीसरे में क्या है? लॉस हुआ तो माइनस का 5। नेक्स्ट में क्या है? 30 से 40 प्लस का 10। और लास्ट वाले में 45 से 50 प्लस का 5। ये बात समझ में आती है। अब देखो इस 10 से ये 10 -5 से प्लस का 5, तो बचा हमारा ओवरऑल हमें 10 का क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमें क्या हुआ भाई? 10 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हमें 10 का क्या हुआ भाई? प्रॉफिट हुआ। हाँ ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आती है। अब हमसे पूछा क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 205 है और 205 यहाँ है का हमारा एक्सपेंडिचर है और 10 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन में क्या? एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा 10 का, अपॉन में एक्सपेंडिचर कितना है भी? हमारा 205 इंटू कितना भी? 100। 5 से कितनी बार भाई? 2 बार। 5 से ये 41 बार, तो 200 बटे कितना भाई? 41 आ गया। ठीक है ना? तो 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा और प्रॉफिट में जाएगा 4.88 जाएगा। 4.88% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, वो लाइनिंग से पता चलेगा भाई वो एक्सपेंडिचर कौन सा है और इनकम कौन सी है। देखो यहाँ पर जो लाइनिंग ऐसे जा रही है वो एक्सपेंडिचर को, या कुछ गड़बड़ हो गया कि भाई? अरे भैया थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि इस वाले में शायद इसने आगे पीछे गड़बड़ कर दिया है अभी। 1 मिनट रुके, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है अभी, थोड़ी मिस्टेक हुई है हम लोगों से क्योंकि लाइनिंग में नहीं ध्यान दिया हमने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा मिस्टेक हुई है। लाइनिंग में हमें ध्यान देना ज़रूरी था, या तो इसने मुझे लगता है कि ये बनाने में गड़बड़ किया। चलो देख लेते हैं भाई। एक्सपेंडिचर देखें भाई, पहले का तो 45 है, दूसरे का एक्सपेंडिचर लाइन देखो ऐसे होनी चाहिए, तो दूसरे का 50 है। तीसरे का देखें तो तीसरे का फिर ऐसे है तो ये 45 है। ठीक है चलो। चौथे का देखें ऐसे वाले में 40 है। देखो ऐसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है भाई, ये देखो थोड़ा सा फ़र्क करते ही इसने गड़बड़ करा रहा है। ये वाला है तो ये 45 है। दोबारा से कर लेते भी, यहाँ से देखें 45 45 45 कितना हो गया भाई हमारा? 45 दूनी 90 और ये भी 90 90 और 90 180 225 हो गया भाई, 225 हो गया, बिल्कुल सही भाई 225। अब देख लेते हैं भाई प्रॉफिट या लॉस। यहाँ से इसको इसमें देखें तो ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ तो लॉस है, सिंपल सी बात दिखाई दे रहा है, लॉस है माइनस का 10। इसमें देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, यहाँ पर भी मुझे लगता है लॉस ही है। देखिए कैसे, यहाँ 50 से कितना हो गया 40, 50 से 40, देखो ये एक्सपेंडिचर है ये इनकम है, तो यहाँ भी 10 का ही लॉस है, ये 10 का लॉस हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 45 है और यहाँ पर कितना है भाई 40 है, यहाँ पर हमारा 45 है और यहाँ 40 है, तो यहाँ पर भी 10 का ही लॉस है, फिर दोबारा 10 का लॉस है भाई। देखते जाओ भाई, लॉस ही होता जा रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर कितना है भाई 30 है, 40 और यहाँ 30, फिर 10 का लॉस है भाई, फिर 10 का लॉस है। और यहाँ से देखें, यहाँ से प्लस का क्या है भाई प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट है। तो भाई ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब है भाई, बहुत ध्यान से हमें करना होगा। यहाँ से माइनस का 40 प्लस का 5 तो माइनस का 35 हो गया, माइनस का क्या हुआ 35। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ से आप समझिए कि यहाँ पर हमारा एक तरीके से देखा जाए तो लॉस हुआ। अब उस लॉस की परसेंटेज हमें निकालनी है, लॉस की परसेंटेज। अब लॉस कितने का है 35 का, हमारा कितना भी 225 इंटू कितना भाई 100, यहाँ से 5 सत्ते 35, 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यही है ना। फिर और भी 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 निम 45 और 5 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 बार,
इनकी गुणा करें तो 140 बटे कितना भाई, 140 बटे कितना यहाँ पर 9। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है कि भाई, 5 में 45, 5 से ये 5 दूनी 20 बार, 5 से 35। तो यहाँ से 5 से यदि हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 9 एकम 9, सॉरी 9 एकम 9 और बचा कितना भाई 5, 9 पंजे 45, 15। मुझे लगता है भाई उसमें ही गड़बड़ है, ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग में ही उसने गड़बड़ की हुई है। हाँ, लाइनिंग में ही पी में 5 का लॉस, अरे भाई पी में 5 का लॉस है 10 का लॉस है, देखें 1 मिनट रुको, लॉस बता रहे हैं, 1 मिनट रुको। हाँ, चेक कर लो भाई, हो सकता है भाई इसमें गड़बड़ होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लाइनें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ ही है। क्योंकि एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ पूरे चांसेस हैं। ये तो हमारा क्या हो गया भाई, देखो ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ, ऐसा है तो ये हमारा ई लिख दिया तो एक्सपेंडिचर है, ये ऐसे है तो इनकम है, इसमें ऐसे है तो ये इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर हो गया, ऐसे दिया है तो ये एक्सपेंडिचर है और ऐसे आया तो इनकम है, इस तरह से है तो ये इनकम है और ये क्या है एक्सपेंडिचर है। गलत नहीं होगा फिर, ये हमारा आया क्या भाई एक्सपेंडिचर और ये क्या है इनकम है। बात समझ में आती है? अब चेक कर लो, देखो यहाँ 10 का लॉस है, बिल्कुल सही है, ठीक है ये बात। अब यहाँ फिर देखो यहाँ पर भी 10 का लॉस है, एक्सपेंडिचर 50 इनकम 40 तो लॉस है भाई। यहाँ पर एक्सपेंडिचर 45 इनकम 40 तो यहाँ 5 का लॉस है भाई, ये 5 का लॉस है, ये कितने का भी 5 का लॉस है। फिर यहाँ से 10 का लॉस आ गया और फिर यहाँ 5 का प्रॉफिट, तो 5 से 5 कैंसिल तो 30 आ गया भाई। ये तो फिर ये आ गया भाई 30 अपॉन में कितना भाई 225 इंटू कितना भाई 100। अब 25 से 25 चौका 100, 25 निम्मा 225 और यहाँ पर 4 तिया 12, 120 बटे 9 आ रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 40। फिर भी बात नहीं बनती भाई, हाँ फिर भी बात नहीं बनती भाई, गड़बड़ है क्वेश्चन में, या तो मुझे लग रहा है कि वह गड़बड़ ही है। हाँ भाई वो गड़बड़ ही है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो पहले वाला ही, देखो इसमें गड़बड़ हो रखी है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान सुनो, इसमें गड़बड़ ही है, वो समझ गया मैं गड़बड़ क्या है इसमें भाई। इसमें एक बात याद रखना, हाँ एक बात याद रखना, ये जो हो रखा है ना गड़बड़ हो रखी है थोड़ी सी, क्योंकि उनकी पिक्चर जो चिपकाई गई है ना, ये जो लाइनिंग है ये गड़बड़ है। एक काम करो, ध्यान से सुनो, ये जो है हर एक केस में ये मान लो पहले वाला एक्सपेंडिचर और दूसरे वाला इनकम ऐसे ही लेके चलो भाई। एक्सपेंडिचर मैं लिख देता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम ऐसे ही लेके चलो, एक्सपेंडिचर इनकम, क्योंकि फिर ऑप्शन भी नहीं मैच करेंगे, एक्सपेंडिचर और इनकम ऐसे ही चलो, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ ऐसे ही चलना भाई, पहले वाले को ऊपर को थोड़ा लाइनिंग में गड़बड़ है, लाइनिंग में गड़बड़ है तो आप एक काम करो, पहले वाले को एक्सपेंडिचर, दूसरे वाले को इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम ऐसे लेके चलना, ठीक है ना। मैं आपको बस यही सलाह दे रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है शायद, ठीक है। चलो एक्सपेंडिचर और इनकम के हिसाब से लेकर चलना भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये मानता हूं भाई बहुत ही शानदार, जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार। अब यही करना भाई, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले वाले को एक्सपेंडिचर, दूसरे वाले को इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम, इस तरह से लेके चलना, ठीक है ना। अब इन्हें हटा दो, चलो इन्हें हटा ही दो भाई, इन्हें हटा दो, ये प्रॉब्लम कर रहे थे ना, इनकी वजह से थोड़ा सा लाइनिंग में इन्होंने गलत किया हुआ है, तो हमारे पास तो गड़बड़ी होगी फिर तो। चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो भाई जरा, अब ध्यान से पढ़ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मैं कह सकता हूं। इसने कहा इफ द इनकम ऑफ कंपनी क्यू, कंपनी क्यू की बात कर रहा है, कंपनी क्यू ये रही,
कंपनी क्यू की इनकम इन 2001 वाज 10% मोर देन दैट ऑफ 2000। भाई उसने कहा कि कंपनी क्यू की जो इनकम है, देखो कंपनी क्यू की इनकम यहाँ कितनी दिख रही है, 40 दिख रही है। उसने कहा कंपनी क्यू की जो इनकम है 2001 में, और ये डाटा भी जो है वो 2001 का ही है, तो कंपनी क्यू की 2001 में जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर से, इट मींस 2000 से 10% ज्यादा है। मैं मान लेता हूं कि 2000 में कंपनी क्यू की जो इनकम है मान लेते हैं वो एक्स थी, ठीक है। अब उसने कहा इसमें क्या हुआ कि वृद्धि हो गई, 10% बढ़ गया, मान लेते एक्स ही, और एक्स से कितना 10% बढ़ा, तो एक्स का 110% वो कितना हो गया भाई 40 के, हाँ या ना। एक्स का 110% कितना हो गया भाई 40 के हो गया। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी पक्का। तो एक्स यहां से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो एक्स हमारा कितना आ गया भाई, एक्स आ गया भाई 400/11, 400/11। और एक्स क्या है, हमारी इनकम है। एक्स क्या है, इनकम। कौन से ईयर की इनकम, ये 2000 की इनकम आ गई, ईयर 2000 में ये इनकम है, ठीक है, ईयर 2000 में ये क्या है, इनकम है। फिर उसने आगे क्या कहा, फिर उसने आगे ये कहा है एंड द कंपनी हैड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द 2000। उसने कहा कि कंपनी ने 2000 में जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना है भाई 20% है। तो आपसे पूछा उसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है। अब एक बात बताओ, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक्सपेंडिचर पर ही होता है। उसने कहा कंपनी ने 20% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मीनिंग 2000 में जो एक्सपेंडिचर था, जो भी एक्सपेंडिचर था उसका 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है, वो किसके बराबर होगा, इनकम के, 2000 की इनकम। और ईयर 2000 में जो इनकम थी वो कितनी थी, 400 बाई कितना भाई, 400 बाई कितना 11। ये बात बताओ क्लियर हो गई, इससे ये कैंसिल। तो यहां से यदि आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 400 अपॉन में कितना 11 इंटू 10 अपॉन में कितना भाई 12, हाँ ये ना। 4 से ये कितनी बार भाई 100 बार, 4 से ये 3 बार, और यहाँ से ऊपर आ गया हमारा 1000 अपॉन में कितना भाई 33, और इससे यदि आप डिवाइड करेंगे तो 30.30 इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 30.30 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना भी 4, ऑप्शन नंबर 4। क्या ये बात समझ में आती है, बातें क्लियर हुई? तो भाई मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा था कि भाई कंपनी क्यू के बारे में बात कर रहा था। कंपनी क्यू की 2001 में जो इनकम है, 2001 में जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर, इट मीन्स 2000 में जो इनकम थी उससे कितना परसेंट बढ़ गई है, 10%। तो इसका मीनिंग मान लेते हैं कंपनी क्यू की 2000 में जो इनकम थी वो एक्स थी, अब वो 10% बढ़ गई है, तभी तो 2001 की इनकम आई है। एक्स 10% बढ़ने का मीनिंग है एक्स का 110%, वो 40 के बराबर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया 400/11। अब ये 400/11 कौन सी ईयर की इनकम है, 2000 में कंपनी क्यू की ये इनकम आ गई, कंपनी क्यू की क्या आ गई, इनकम। अब हमें, लेकिन उसने कहा कि कंपनी क्यू ने 2000 में जो प्रॉफिट कमाया है वो 20% है, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, हमेशा एक्सपेंडिचर पर होता है। तो एक्सपेंडिचर का 120%, एक्सपेंडिचर क्योंकि 20% का प्रॉफिट था, एक्सपेंडिचर का 120% वही क्या होगा, इनकम होगी। और इनकम कितनी है 400/11, तो एक्सपेंडिचर हमने निकाल दिया, कितना है भाई 3.30 उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब बताइए ये बातें क्लियर हुई हैं या नहीं, समझ में आती हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी आपको वही करना है। मैं लिख देता हूं फिर। पहला हमारा एक्सपेंडिचर है, दूसरे वाला ये इनकम है। ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, हाँ, द कंपनी अर्निंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 2001 इज। आपसे ये कहा गया है कौन सी कंपनी ऐसी है, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका प्रॉफिट की परसेंटेज मैक्सिमम है, 2001 में मैक्सिमम प्रॉफिट जिसको हुआ है वो कंपनी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है।
अब देखिए भैया आपके सामने कंपनी कौन कौन सी है ज़रा ये देखिए। एक तो क्यू है हमारे पास, ऑप्शन का यूज़ कीजिए भाई, एक एम है, एक एन है और एक पी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट की परसेंटेज यदि हम देखें क्यू की, यदि हम बात करें तो क्यू का खर्चा एक्सपेंडिचर 30 है और प्रॉफिट कितने का भाई, इनकम है कितना भाई 40 है, तो कितना बढ़ा भाई 10 बढ़ा। तो ये आप कह सकते हैं खर्चा तो था क्यू का 30 और उसका जो प्रॉफिट है देखो एक्सपेंडिचर 30 इनकम 40, तो इसका मीनिंग प्रॉफिट कितने का भाई 10 का, तो 10/30 यही हुआ। दूसरा यदि m की बात करता हूं, m के बारे में देखें तो यहां पर 45 से यदि एक्सपेंडिचर 45 है, एक्सपेंडिचर क्या है 45, तो यहां पर माइनस का 10 तो लॉस हो रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है। रही बात n की यदि हम बात करें तो 40 से 50, तो 40 से 50 तो इसका मीनिंग खर्चा हुआ 40 का और 10 रुपये हमारे बचत के हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ भी हो सकता है। फिर आता है भाई पी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है 45 से 40, तो 45 से 40 तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस की तो वो बात ही नहीं करना चाहता, वो प्रॉफिट की बात करना चाहता है। तो इसका मीनिंग आंसर या तो ये है या फिर ये है। और 10/30 का मीनिंग क्या हुआ 1/3 को आप कह सकते हैं 33 1/3%, 33 1/3%। और यदि मैं इसको कहता हूँ इसका मीनिंग है 1/4 का मीनिंग होता है 25%। अब इसमें ये बताइए इसमें बड़े वाला कौन सा भाई, ये 25% है, ये 33 1/3% है, तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ है वो कौन सा भी, कौन सी कंपनी, कंपनी एक, इट मीन्स कंपनी क्यू को मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, कंपनी क्यू को जो प्रॉफिट हुआ है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रमोद। तो भाई ये बात बताइए, ये बातें क्लियर हुई हैं या नहीं? हाँ, बातें समझ में आई? हाँ, ध्यान दीजिएगा परसेंटेज पे। हाँ, हमेशा याद रखिए जब आपको प्रॉफिट निकालना होता है तो हमेशा प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, खर्चे पर। और खर्चा इट मीन्स यहाँ पर लिखा है खर्चे को एक्सपेंडिचर, वैसे हम जो कॉस्ट प्राइस कहते हैं वह भी क्या होता है, खर्चा ही होता है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए भाई। ठीक है ना, अगला देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। फिर वैसे ही भाई इसको फिर मैं हटा देता हूँ, ये इसी ने गड़बड़ किया था भाई पहले इसके क्वेश्चंस में। ठीक है, हाँ, पहले वाला एक्सपेंडिचर, दूसरे वाला इनकम, एक्सपेंडिचर और ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा उसको समझो। इसने कहा द कंपनीज एम एंड एन टुगेदर हैज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ, उसने कहा एम और एन का मिलाकर प्रॉफिट कितना होगा। यदि मैं m प्लस n का पहले यदि मैं एक्सपेंडिचर देखूं तो कितना बनता है, m प्लस n का एक्सपेंडिचर खर्चा देखें, m का कितना है भाई 45 और इसका है 40, तो 45 प्लस 40 दैट इज कितना भाई, आप कहेंगे सर 85 खर्चा है। और m प्लस n का ही यदि मैं इनकम देखता हूं तो इनकम कितनी है, इनकम की बात करते हैं, इसकी 35 है तो इसकी 50 है, तो 35 इसकी है और 50 इसकी है, तो दैट इज़ ये भी कितना 85 हुआ, ये भी कितना हुआ 85। तो आप यहाँ देख रहे हैं जितना उन्होंने खर्च किया है उतना ही उन्होंने, उनकी इनकम भी है, जितना खर्च किया उतनी ही इनकम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो करेक्ट आंसर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कोशिश कीजिए भाई, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग इसको कोशिश करें। ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और ये इनकम, एक्सपेंडिचर और ये इनकम। ठीक है, और रही बात, इनको हटा दो ये। ठीक है, चलिए अगला बताइए भाई, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। है अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए इसने कहा फॉर कंपनीज आर,
फॉर कंपनी आर, कंपनी आर के बारे में बात कर रहा है, इस बार कंपनी आर के बारे में बात कर रहा है। इफ द एक्सपेंडिचर, उसने कहा खर्चे की बात कर रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड बाय 20%, एक्सपेंडिचर जो है, देखो यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है 45, एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज बाय 20% इन द ईयर 2001 फ्रॉम द ईयर 2000, इट मीन्स जो 2000 में खर्चा था उससे कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया। तो मान लेते हैं ईयर 2000 में कंपनी आर का जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, मैंने मान लिया x रुपीज़ था, ठीक है ना, वो कितना था x रुपीज़ था। अब वो कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 20%, तो x का 120%, 20% बढ़ गया, x का 120%, वो किसके बराबर होगा, कंपनी आर का। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना है 2001 में कितना है 45, तो ये बराबर हुआ 45 के, हाँ या ना भाई। उसने कहा कि 2001 में जो कंपनी आर का जो खर्चा है वो जो 2000 में खर्चा था उसमें 20% ज़्यादा, उससे 20% ज़्यादा है, ये कुछ ऐसा कहा है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से खर्चा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 120। यहाँ से इसको सॉल्व किया, 3 से ये कितनी बार भाई 4 बार, 3 से ये कितनी बार भाई, 3 से ये हमारा चला जाएगा भाई 15 बार, ठीक है। तो 150 बटे कितना भाई 4, 150 बटे 4, तो 4 से इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 37.5, 37.5, इतनी बात समझ में आती है। तो गुड मॉर्निंग, हाँ। तो यहाँ से कंपनी आर का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया भाई 37.5 आ गया, 37.5 आ गया। ये बात मैं मानता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन उसने कहा इफ कंपनी हैड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यदि कंपनी 10% का प्रॉफिट कमाती है तो बताओ भाई 2000 में उसकी इनकम कितनी थी। तो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पर होता है, खर्चे पर। तो 2000 में जो खर्चा था वो कितना था, वो हमें पता चल चुका है 37.5। तो इसका मैंने हमने जो प्रॉफिट कमाया इसका 10%, और 10% यदि मैं इसके 10% को इसमें जोड़ दूंगा तो इनकम आ जाएगी ना। तो इनकम क्या होगी, इनकम यदि हमारी देखे जाए तो यहाँ पर है 37.5, ये तो हमारा क्या था खर्चा, और इसी का 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3.75 हो जाएगा ना, इसका 10% तो यही होगा। यदि मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी भाई इनकम, क्योंकि प्रॉफिट एक्सपेंडिचर में यदि प्रॉफिट को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो मिलेगा क्या भाई, इनकम हमें मिल जाएगी। तो ये आया भाई 5, 7 और 5 12, 2 1 आया, 1 और 41.25। तो करेक्ट आंसर इज 41.25। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात बताइए, ये बातें समझ में आती हैं, क्लियर है। देखो मुश्किल नहीं है, चीज़ों को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे करेंगे तो आसान है, बिल्कुल आसान है। और यदि आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब देखो ये पाई चार्ट हमें दिया गया है। हाँ, इसमें क्या दिया गया है, जो खर्चा है किस में, किस पार्ट में, हमारा जो बुक की प्रोडक्शन में, बुक बनाने में जो अलग अलग खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, उनकी परसेंटेज दी गई है। जैसे यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट है भाई 35%, जो भी खर्चा हुआ टोटल का 35% प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट है 10%, मिसलेनियस है 4%, रॉयल्टी जो है वो कितना भी, वो 15% है, एडवर्टाइजमेंट का है 18% है, बाइंडिंग और कटिंग चार्ज जो है वो कितना भी 18% है। क्लियर है, ये बातें क्लियर। अब आइए भी इनसे क्वेश्चंस को ज़रा देखिए, क्वेश्चंस क्या कहते हैं भी। मैं यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनकी परसेंटेज में लिख देता हूँ। देखो ये है भाई 35%, ये हमारा 10%, ये हमारा 4%, ये हमारा 15%, ये हमारा है 18%, और ये हमारा है 18%। ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑन पेपर कॉस्ट। उसने कहा पेपर कॉस्ट पर सेंटर एंगल कितना होगा। पेपर कॉस्ट कहाँ है, पेपर कॉस्ट देखो भाई यहाँ पर है 10 है। तो आप क्या करें, 10 है, 10% क्या बता रहा है, 10% इट मीन्स 1/10 पार्ट क्या है, खर्चा है, ठीक है ना। 1/10
पार्ट क्या है, पेपर कॉस्ट आ रही है, 1/10 पेपर कॉस्ट आ रही है। तो कहने का मीनिंग ये है कि सेंट्रल एंगल बताना है। सेंट्रल एंगल का मीनिंग है यहाँ पर जो एंगल होता है पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, उसका कितना डिग्री आ रहा है। तो भाई तो एंगल का उसका 360 का भी कितना पार्ट, 1/10 पार्ट, और 360 का 1/10 पार्ट दैट इज कितना भाई 36। तो इसका मीनिंग जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 36 डिग्री बन रहा है। तो क्लियर है भाई, तो 36 डिग्री, सिंपल सी बात है, आप उसका भी उतना ही परसेंट आप निकाल देंगे तो सेंट्रल एंगल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 10% है तो 360 का भाई टोटल सेंटर पर जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 का कितना भाई 10% आप निकाल दीजिए। क्लियर है, बात समझ में आती है। चलिए अगला देखिए, फिर देखिए भाई क्वेश्चन, चलो मैं बता दूंगा जिसका भी यूज होगा। इसने कहा इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट इज ₹1750, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 1750, द लॉयल्टी पेड इज, तो देखो यहाँ पर ये 35% है, इसका यूज करना है, और रॉयल्टी का करना है भाई, रॉयल्टी कितना भाई 15% है, ठीक है ना। अब देखो कहने का मीनिंग ये है कि यदि प्रिंटिंग में जो खर्चा है वो 17,500 का है तो भाई रॉयल्टी में कितना खर्चा आएगा ये आपको बताना है। अब आप एक बात बताओ भाई, ध्यान से समझना, प्रिंटिंग कितना परसेंट पे, प्रिंटिंग में खर्च जो क्या है वो उसकी परसेंटेज कितना है 35%, और वहां पर एक्चुअल में कितना है 17500, तो 35% जो है वो किसके बराबर है 17500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा 17500 अपॉन में कितना भाई 35, ठीक है। और यहां से रॉयल्टी वाला कितना भाई 15% है, तो 15% किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखें तो 17500 इंटू कितना 15 अपॉन में कितना भाई 35। अब यदि मैं 35 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 500 टाइम जाएगा भाई 5 बार, क्योंकि 35 चौका 140 होता है, 140 और 35 175 हो जाता है, ठीक है ना, और 15 पंजे 75, तो 7500 रुपये उस पर खर्चा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कई बातें क्लियर हैं, सभी को समझ में आता है। हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाले भाई, थोड़ा थोड़ा टफ लेवल नेक्स्ट क्लास में जैसे आएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फिर इसी से है, उसने कहा मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 6000 रुपीज़। अब मिसलेनियस वाला परसेंटेज भी लिख देता हूँ, कितना है भाई, ये है हमारा 4%। उसने कहा मिसलेनियस जो है वो 6000 रुपीज़ है। हाउ मच मोर द बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। तो आपसे पूछा है बाइंडिंग और कटिंग में यहाँ पर 18% है भाई, और ये रॉयल्टी में 15% है। अब बताना भाई आप लोग, उसने हमसे ये कहा है कि यदि मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो 4% है, मिसलेनियस का जो खर्चा है वो 4% का है, तो आपको बताना है बाइंडिंग और कटिंग जो चार्जेस हैं वो रॉयल्टी चार्ज से कितने रुपए ज़्यादा है। अब एक बात सुनो भाई, परसेंटेज से कंपैरिजन कर लो, परसेंटेज से कंपैरिजन कर लो। कैसे भाई, मिसलेनियस में 4% है और 4% खर्चा किसके, 4% किसके बराबर हो गया, 4% यदि आप देखें तो वो किसके बराबर हो गया 6000 के बराबर हो गया। 4% किसके बराबर हुआ 6000 के बराबर है। अब लेकिन यदि आप यहां पर देखें उसने क्या कहा कि हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। उसने ये पूछा है कि बाइंडिंग और कटिंग में जो खर्चा है वो रॉयल्टी से कितना रुपए ज्यादा है। अब देखो परसेंटेज में देखें तो यहाँ पर 15%, रॉयल्टी में 15% है, तो बाइंडिंग एंड कटिंग में कितना 18% है, कितना ज्यादा भाई 3% ज्यादा है। लेकिन यहाँ जब 4% की वैल्यू 6000 है तो 3% की वैल्यू कितनी होगी, 3% की वैल्यू कितनी होगी, तो 6000 इंटू 3 अपॉन में कितना भाई 4, 4 से यदि हम देखें तो कितनी बार 1500 और 15 थिया 45, तो 4500 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना आता है भाई 4500, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई 10,500 कैसे आ जाएगा, 10,500 नहीं आएगा भाई, 4th नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है हाउ मच मोर आर,
हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। उसने कहा बाइंडिंग और कटिंग में जो खर्चा हुआ है वो रॉयल्टी से कितने रुपए ज़्यादा है। तो हम परसेंटेज चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा है। अब देखो यहाँ परसेंटेज 3% ज़्यादा है, लेकिन हमें पता है भाई मिसलेनियस में 4% है और 4% की वैल्यू कितनी है भाई 6000। और जब 4% की वैल्यू 6000 है तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 अपॉन में 4 × 3। तो आंसर इज कितना भाई 4500। अब मैं मानता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक और देखिए भाई ऐसे ही एक और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो। अगला देखिए, द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्जेस बाय। अब आपको देखना है सेंट्रल एंगल कितना डिग्री ज्यादा है, किससे भाई, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है और एडवर्टाइजिंग चार्जेस ये रहा, ध्यान से सुनना भाई। यहां पर ये है भाई 18% और यहां पर ये है कितना भाई 35%। तो आपसे पूछा है जो सेंट्रल एंगल है, जो सेंट्रल एंगल जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ना, जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे ये सर्कल है, अब इनके एंगल्स बना दो, ये एंगल हुआ, जो भी है सबके एंगल निकाले। तो आपसे ये कहा गया है कि प्रिंटिंग वाला जो एंगल है, ये वाला जो सेंट्रल एंगल होगा, ये वाला, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो एडवर्टाइजिंग के एंगल से, इस एंगल से कितना ज्यादा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर इसका कितना परसेंट है भाई, कितना परसेंट है 18%, ये कितना है भाई 35%, कितना परसेंट ज्यादा है आप कहेंगे 17%। तो डायरेक्ट 360 का 17% ही निकाल दो, बस उतना ही तो आएगा, उतना ही ज्यादा है। कितना परसेंट निकाल दीजिए 17%, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको चाहो तो कितना आ जाएगा, 17 छिक्का 102, 2 आ गया, 10 बचा, 7 51 और 10 61 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मीनिंग कितना 61.2 डिग्री, 61.2 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, अब समझ में आया कैसे निकालना है। चलिए इसने कहा है नेक्स्ट देखिए, द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। उसने कहा जो पेपर कॉस्ट है वो प्रिंटिंग कॉस्ट का लगभग कितने % है। अब देखो पेपर कॉस्ट यदि हम देखें तो 10% और प्रिंटिंग कॉस्ट है तो 35%। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि पेपर पर 100 में से यदि टोटल खर्चा 100 रुपये हुआ है, उस 100 में से 10 रुपये पेपर कॉस्ट है 10 रुपये की, 10 रुपये का पेपर है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35। तो आपसे ये पूछा है कितना % है। पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। तो पेपर कॉस्ट यदि 10 रुपये है और प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारी 35, तो कितना % है ये हमें बताना है। यहाँ से ये 5 से 5 दूनी 10, 5 से ये 7 बार, तो 200 बाई कितना भाई 7। यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14, बचा कितना भाई 6 हो गए 7, 7 8 ज़ा 56 और 7 5 35, तो 28.5 ये 6 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग 28.6 के अराउंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना भाई, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। अप्रोक्सीमेशन में किसका भी 28.6% के आसपास का आ जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आती हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब आता है चेंज हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिर चेंज हुआ। इसने कहा द पाई चार्ट शोज द हाउ द स्कूल फंड इज स्पेंड अंडर द डिफरेंट हेड ऑफ द सर्टेन स्कूल। भाई एक स्कूल है, उसमें जो अलग अलग जो खर्चा किस हिसाब से हुआ, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स पर, लाइब्रेरी पर, माइक पर और साइंस पर, कुछ अलग अलग हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो खर्चा दिया है इस बार डिग्री में दिया हुआ। खर्चा जो दिया गया है वो किस में दिया गया है भाई, हमें डिग्री में खर्चा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछना चाहता है भाई। देखिए उसने क्या कहा, व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपेंसेस स्पेंट ऑन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पर कितना खर्चा हुआ है।
हाँ, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंस, उसने कहा टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंट लाइब्रेरी पर खर्च हुआ है। अब एक बात बताओ भाई, सब के सब मुझे ये बताओ, लाइब्रेरी में यदि हम देखें तो खर्चा कितना है, देख कर बताओ भाई। लाइब्रेरी में यहाँ पर डिग्री कितनी है, 60 डिग्री, और इसका मीनिंग यदि टोटल खर्चा 360 है, क्योंकि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 360 का है, यदि टोटल खर्चा 360 है भाई, सेंटर पर जो एंगल बनता है, क्योंकि एंगल में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है तो 360 को बेस ले लेना है, यदि परसेंटेज में देता तो 100 को ले लेना था। अब यहां तो ये डिग्री के हिसाब से दिया है, तो मान लेते हैं यदि टोटल खर्चा है 360 रुपए का, उस 360 रुपए में से 60 रुपए किस पर खर्च हुए भाई, लाइब्रेरी पर, यही हुआ ना, लाइब्रेरी पर, और इसकी परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, तो ये कितना भाई 6 से, और ये यदि मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 16.6%, तो 16.6%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही दिया गया है। उसने ये कहा है विच हैड यूज 25% ऑफ द फंड। उसने कहा कौन सा ऐसा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर 25% खर्च हुआ है, 25%, टोटल का 25%। यदि आप ये देखें टोटल 360 रुपये खर्च हुए हैं और 360 रुपये उसका 25% यदि हम देखें तो 25% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 ये कहते हैं, तो इसका मीनिंग 90 डिग्री, तो जिसकी वैल्यू जो 90 डिग्री हो रहा है तो वही, और 90 डिग्री किस में है भाई, आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो इसका मीनिंग आर्ट और क्राफ्ट में टोटल फंड का 25% हो रहा है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आती है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच हेड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनके ऊपर सेम खर्चा हुआ है, खर्चा बराबर हुआ है, ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनके ऊपर खर्चा बराबर हुआ है। अब एक बात बताओ, जिनके डिग्री बराबर होंगी, जिनके एंगल, सेंट्रल एंगल बराबर होगा, उनका खर्चा भी बराबर होगा। और यदि हम देखें सेंट्रल एंगल किस किस का बराबर है, सेंट्रल एंगल देखें तो साइंस का और लाइब्रेरी का बराबर है, और जब साइंस और लाइब्रेरी का बराबर है भाई, इसका भी 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री है, और जब इन दोनों के बराबर है तो इनका खर्चा भी क्या होगा, बराबर। तो साइंस और लाइब्रेरी, तो साइंस और लाइब्रेरी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है विच हेड हैज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किस में हुआ है। अब देखो अब ज़्यादा खर्चा किस में हुआ, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यदि हम देखें तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर उसी में होगा जिसका सेंट्रल एंगल भी ज़्यादा होगा। और सेंट्रल एंगल यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो सेंट्रल एंगल जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है भाई, स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स का सेंट्रल एंगल सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स का सेंट्रल एंगल सबसे ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग खर्चा भी इसी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है स्पोर्ट्स जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर, स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द स्पोर्ट टू दैट ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट। उसने कहा किस किस का, स्पोर्ट का किसके साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ रेशो बताना है, खर्चे का रेशो बताना है। जो डिग्री का रेशो होगा वही खर्चे का भी रेशो होगा भाई। स्पोर्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट का जो खर्चा है उसका रेशो बताना है। स्पोर्ट्स में यदि हम देखें तो टोटल कितना डिग्री है भाई, 120 डिग्री है। आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो जो इनके एंगल का रेशो होगा, सेंट्रल एंगल का रेशो होगा, उसी रेशो में खर्चा भी है। तो यदि हम देखें तो 30 से ये 3 बार, 30 से ये 4 बार, तो क्या आया भाई,
4:3 का रेशो आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 4:3 इज द करेक्ट आंसर। 4:3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही कुछ वैल्यू लिख दी हैं कि जिससे कि भाई आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखने में कई बार यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर है, तो मैंने ये वैल्यू पहले ही आपको लिख कर दे दी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास होता तो आप चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो अभी थोड़ा दूर से आप देखेंगे, आपके लिए फिर मोबाइल में देख रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इट मीन्स यही क्वेश्चन है, 24 to 27 यही है, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या कहा गया भी, कुछ इसी तरह से ये बार चार्ट है जिसमें अलग अलग बुक की सेल दी गई है। 6 बुक्स की सेल है, जो सेल किससे भी 6 ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांचेज हैं, B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। अब उन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी है इन 2000 एंड 2001 भाई 2000 वाला शेडेड वाला है और 2001 वाला कौन सा अभी जो ब्लैंक वाला है, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ है कि कौन सी ब्रांच से कितनी बुक सेल हुई हैं वो हमें दिया गया है डाटा। चलिए अब क्वेश्चन को देखो, और ये जो बुक की सेल है वो किस में है भाई, 1000 में है, ठीक है ना। बुक की सेल किस में दी है, 1000 में। जरा यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन ये कहता है टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर इज व्हाट % ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। अब पहले देखो B6 की यदि मैं बात करता हूं तो B6 का देखिए, B6 ये वाली ब्रांच है, B6 में दोनों ईयर का मिलाकर कितना है 80 और 70, कितना 150 हुआ, 80 और 70 कितना हुआ 150 हुआ ना 150, कितना हुआ भाई 150। B6 में कितना भाई 150 इज व्हाट % ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस B3 फॉर बोथ द ईयर। B3 में देखें तो कितना है भाई, B3 में देखें तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 205, उसका कितना % है। ये B6 में जो हुआ है वो B3 में जितनी सेल हुई है दोनों साल में मिलाकर उसका कितना % सेल है, तो हमें ये बताना। इनटू कितना भाई 100 कर दो, 5 से यदि आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 15 30 बार, 5 से ये कितना भाई 41 बार, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया भाई 3000 और नीचे कितना आ गया भाई हमारा 41 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, लगभग कितना आ रहा भाई 4 7 28, फटाफट देख लो भाई कितना आ रहा भाई 3000 है ये और ये 41 है, 7 बार 7 कम 7 7 चौक 28, इतना आ गया, ये आ गया भाई 3 आ गया और 9 में से 8 गया 1 आया तो 13 130 आया। यदि मैं 3 बार चलाता हूँ 73 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, 73.17 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 73.17, इसका बिल्कुल सही आ जाएगा 73.17 आ जाएगा भाई। क्लियर है, बात क्लियर हो गई, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ द रेशो, इस बार रेशो पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर एंड टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर। उसने कहा B2 का और B4 का जो दोनों साल का जो टोटल सेल है उसका रेशो आपसे पूछा गया है। यदि हम B2 की बात करते हैं तो B2 की बात करते हैं तो 75 और 65, 75 प्लस 65, B2 तो ये हो गया। और B4 की यदि हम बात करते हैं तो वो कितना है भी 85 और 95, 85 प्लस 95। अब यहाँ से यदि आप देखते हैं तो कितना बनता भी 80 और 60, 140 ऊपर आया और नीचे कितना आ जाता भी 95 और 180 नीचे आ गए भी। तो रेशो देखें तो 7 और 9 का रेशो बन रहा है भी 7:9 का, तो करेक्ट आंसर इज 7:9, 7:9 इसका बिल्कुल सही रेशो आ जाएगा। कौन सा भी, ऑप्शन नंबर 4। हाँ भाई तनुजा बताइए। हाँ हाँ डाउट तो नहीं है भाई किसी को, क्लियर है ये बातें। हाँ तो करेक्ट आंसर कितना है अभी 7:9, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऐसा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है भाई व्हाट %
of the average sale of branch B1, B2, B1, B3, B6 in 2000 is the average sale of branch B1, B2 and B3, ठीक है ना। चलिए in 2001। अब देखो यहां पर भी 3 है, B1, B3, B6 है, वहां पर भी B1, B2 और B3 है, तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर तो है अभी 2000 वाले और नीचे है 2001 के, तो 2000 में कौन कौन से, B1, B3 और B6। B1 में 2000 में 80 है, B3 में कितना है अभी 95 है, और B6 में कितना है अभी 70 है। अपॉन में यहां पर 2001 की बात करते हैं, B1 में कितना है भाई 105 है, फिर B2 में कितना है अभी 65 है, 65 है, और B3 की यदि हम बात करें तो कितना 110 है। अब ज़रा इनको देखो भाई कितना कितना है, परसेंटेज निकालनी है, और इंटू 100 कर दो भाई, डायरेक्ट ही परसेंटेज निकाल लेंगे, इंटू 100 भी कर दो, एक साथ ही काम खत्म कर देते हैं। 100 यहाँ से ऊपर जोड़ोगे भाई 8 और 7 कितना भाई 15, 15 9 24, तो 245 आ गया। अपॉन में इनको यदि जोड़ोगे 170 और 110, 170 110 280 इंटू कितना भाई 100, ठीक है ना। 5 से इसको 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 से 5 चौक 20, 5 निम 45, ठीक है। 7 से 7 7 29, 7 8 56, तो 700 अपॉन में कितना भाई 8 आ जाएगा। 8 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 8 8 जा 64, तो 87.5 के अराउंड आ जाएगा। हाँ भाई यही आएगा 87.5, तो करेक्ट आंसर इज 87.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 87.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते जाइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन और देखिए फटाफट जल्दी से। इसने क्या कहा है, इसने कहा व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ बुक फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2000। 2000 में जो एवरेज सेल है वो कितनी है, सभी का मिलाकर 2000 में जो एवरेज सेल है वो कितनी है, ये आपको बताना है। अब देखो कितना है भी 80, पहले में 80, फिर दूसरे में 75, फिर 95, फिर 85, फिर 75 और फिर 70। यही तो है। हाँ, यहाँ से डिवाइडेड बाई कितना भी, क्योंकि 2000 की बात कर रहा था तो मैंने सभी का लिखा। 2000 में इसका 80 है, इसका 75 है, इसका 95 है, फिर 85 है, 75 है और 70 है। डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6। इन सभी को जोड़ लें। देखो शुरुआत वाले इधर वाले जोड़ लें, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39 और यहाँ पर 40, 460 तो ये हो गया, और 5 10 15 20 तो 480 हो गया। 480 बटे कितना 6 6 8 48, तो 80 आ गया भाई। डायरेक्ट पूरा 80 है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मुश्किल लेवल हम कर देंगे। जब लेवल मुश्किल हो जाएगा तो धीरे धीरे उनको समझना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं पहली क्लास में मुश्किल क्वेश्चन करा देता तो आपके लिए भी मुश्किल, अगली क्लास में कोशिश करूँगा डबल पाई चार्ट का, कोशिश इस तरह की रहेगी, तो जिससे कि आप थोड़ा सा टफ लेवल भी आप लोग कर लें। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।